वास्तु वास्तु को अपन लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा और बहुत प्रचलन प्रचलन में ये शब्द आता है। और वास्तु के बिना, जैसे आर्किटेक्ट जो होते हैं, इंजीनियर जो होते हैं, वास्तु के बिना इसकी यदि वास्तु की जानकारी ना हो तो वो अपने आप में इस चीज़ में कभी अच्छे से व्यवस्थित तरीके से घर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। वास्तु हर एक चीज़ में ही लगती है, ना कि मात्र घर बनाने में। अपने जीवन को अच्छा बनाने में भी वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है। बच्चों की पढ़ाई में है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के है, अपने स्टडी को लेकर के है, अपने कहना चाहिए कि अपने सक्सेस को लेकर के है, अपनी बॉडी को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर के वास्तु का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसलिए वास्तु को हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सीख और समझ लेना चाहिए। तो हम लोग वास्तु को यदि सामान्य तरीके से सीखें, जानना चाहें कि वास्तु का अर्थ क्या होता है, तो आप पेन और कॉपी आपके पास होंगे तो आप लोग जस्ट एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं कि वास्तु क्या है। तो वास्तु को एक तरह से कहा जाए कि वस्तु की व्यवस्था का नाम वास्तु है। वस्तु की व्यवस्था का नाम वास्तु है। नॉर्मली भाषा में यदि हम लोग इन चीज़ को समझना चाहें तो आपको कभी भी कोई पूछे कि वास्तु क्या चीज़ होती है, तो उनसे आपको डायरेक्टली यही कह देना है कि वस्तु की व्यवस्था का नाम वास्तु है। वस्तु की व्यवस्था का अर्थ क्या हुआ? जैसे व्यक्ति का एक शरीर है मान लीजिए, तो शरीर में जो चीज़ जहाँ पर होती है वो चीज़ वहीं पर है। यदि मान लीजिए कान को कहीं नाक की जगह, नाक को कहीं कान की जगह लगा दिया जाए तो व्यक्ति कभी भी व्यवस्थित नहीं दिखाई देता है। व्यक्ति की व्यवस्थितता कब दिखाई देती है? जब उसके अंगोपांग बिल्कुल व्यवस्थित स्थानों पर बने होते हैं तो उस व्यक्ति को व्यवस्थित कहा जाता है। तो जिस प्रकार से हमारी आँखें जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर आँखें हैं, जहाँ कान होना चाहिए वहाँ पर कान स्थित हैं, जहाँ नाक, जहाँ मुख, जहाँ गर्दन, जहाँ शोल्डर, जो भी चीज़ जहाँ शरीर में होना चाहिए वहीं पर अच्छे व्यवस्थित तरीके से बनी हुई है। मान लीजिए एक कान किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, तो वो व्यक्ति देखने में अपने आप में ही एकदम विवत्स सा लगता है, उसको देखने में अच्छा महसूस नहीं होता। तो उसी तरीके से यदि हमारे घर में हो, दुकान में हो, ऑफिस में हो, स्टडी रूम में हो, या किचन में हो, या बेडरूम में हो, मास्टर रूम में हो, कहीं भी हो, वहाँ पर यदि हमारे घर में कोई भी चीज़ अस्थिर हो जाती है, जिस स्थान पर उस चीज़ को स्थित करके रखना चाहिए वहाँ पर ना रखकर किसी और स्थान पर यदि उसको रख दिया जाए तो वो अपने आप में ही नेगेटिविटी का कारण बन जाती है, नकारात्मकता का कारण बन जाती है। जैसे बहुत सुंदर आपको शरीर मिला हुआ है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि बहुत सुंदर शरीर है, बहुत प्रिय, अच्छा लगने दिखने वाला शरीर है, पर मान लीजिए किसी की नाक बहुत बड़ी है, एक तरफ की मतलब व्यवस्थित है, एक तरफ से पतली है, तो वो देखने में शरीर पूरा अच्छा होने के बाद भी वो नाक के कारण से पूरा व्यवस्थित नहीं दिखाई देगा। किसी का कान एक बहुत बड़ा हो जाए और एक छोटा हो जाए तो उसकी सारी सुंदरता उसी में ख़त्म हो जाती है। वैसे ही किसी के और भी आँख मान लीजिए किसी की एक दबी हुई हो, एक ज़्यादा खुली हुई हो, तो शरीर की सारी सौंदर्यता अपने आप में विवत्स दिखने लगती है। वैसे ही वास्तु को यहाँ पर घटित कर लेना चाहिए कि वास्तु जिस प्रकार से हमारे शरीर की स्थिति है, व्यवस्थित है, आंखें व्यवस्थित हैं, दोनों सेम सेम हैं, कान हैं, अपने शोल्डर है, अपने हेड, जो भी चीज़ें हैं वो सब व्यवस्थित बनी हुई हैं, वैसे ही हमारे घर में जो चीज़ जहाँ पर स्थित होना चाहिए, रखना चाहिए, जहाँ रखने का स्थान है वहीं पर रखा जाए तो वो वास्तु अपने आप में ही पॉजिटिव एनर्जी देता है, सकारात्मकता देता है, परिवार में सामंजस्यता आती है, परिवार में प्रेम वात्सल्य का संचार होता है, परिवार में अपने आप में ही मिठास पैदा होती है और घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्यता का लाभ होता चला जाता है। और यदि अव्यवस्थित स्थान पर हमने किसी चीज़ को रख दिया है, जैसे मान लीजिए अग्नि दिशा में हमने, अग्नि दिशा किसका कारण है? तो अग्नि दिशा अपने आप में अग्नि का कारण है। अभी अपन चल कर के एक चीज़ को समझेंगे। उससे पहले आपके सामने एक स्लॉट दिख रही है, आप देख पा रहे होंगे, उसको आप अपने हैंड से थोड़ा सा और जूम करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे बीच में आया कि वास्तु की उत्पत्ति कब हुई है या कैसे हुई, इसको अर्थ बताइए, मतलब क्या है इसका कारण। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु वस शब्द जो होता है संस्कृत में वो निवसे मतलब कहीं पर निवास करने अर्थ में आता है। तो किसी स्थान पर निवास करना या निवास करने वाला जो स्थान है उस स्थान की विशेष रूप से जानकारी को या उसके विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तु कहते हैं।
तो ऐसे इस प्रकार वास्तु का अर्थ ऐसा स्थान या भवन जिसमें कोई निवास करता है, यानी आवास या रहने की जगह को वास्तु कहते हैं। ये एक संस्कृत की वस धातु से जो उत्पन्न हुआ है वास्तु, उसका अर्थ यहाँ पर साहित्यिक रूप में बताया गया है। आपको नॉर्मली भाषा में मैंने सबसे पहले बता दिया है कि वस्तु की व्यवस्था का नाम ही वास्तु है। ठीक है, इससे सारी की सारी अपने आप में ही पूरी परिभाषाएं खुल जाती हैं। ये कहीं भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि वस्तु की व्यवस्था का नाम क्या है, वास्तु है। उदाहरण के लिए अपने शरीर से बेटर कोई भी उदाहरण इस संसार में नहीं बना है। हमारा शरीर के उदाहरण अपन दे दें तो सारी की सारी वस्तु अपने आप में खुल जाती हैं, सारे उदाहरण उसमें आ जाते हैं कि हमारा शरीर की जिस प्रकार से स्थिति है वैसे ही वास्तु की स्थिति रहती है। यदि हम लोग देखें अपने शरीर को तो आगे वाला शरीर हमारा पूर्व में है तो पीछे वाला हमारा पश्चिम में है। राइट हैंड यदि हमारा दक्षिण में है तो हमारा लेफ्ट हैंड उत्तर में है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के पूरे पार्ट्स भी चारों दिशाओं को लेकर के बने हुए हैं और इसी प्रकार से वास्तु भी इन 4 दिशाओं पर आधारित है। फिर और भी 8 दिशाएं होती हैं, फिर उसके और 16 दिशाएं होती हैं। वो सारी चीज़ों को अपन लोग धीरे धीरे करके समय पा करके समझते जाएंगे। अभी आपको ये अर्थ समझ में आया कि वास्तु की उत्पत्ति का अर्थ क्या है। तो वास्तु का अर्थ ये हो गया है कि जहाँ पर वस धातु से ये बना हुआ है और वस धातु का अर्थ होता है निवास करना या निवास करने वाले स्थान को वास्तु कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर अर्थ हुआ है। सेकंड हम लोग यहाँ पर अगला स्लॉट, अगली स्लॉट में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वास्तु का उद्गम कब हुआ। उद्गम मतलब कि उत्पत्ति कब हुई है इसकी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा का उद्गम स्थान, नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ है, तो नर्मदा का उद्गम स्थान अपन कहते हैं रामटेक से हुआ है। इसी प्रकार से इस वास्तु का उद्गम कहाँ से हुआ है। छोटी छोटी चीज़ों को, इनको सारी चीज़ों को नोट्स बना करके आपको व्यवस्थित रखना है और ये PDF भी आपको भेजी जाएंगी। पर PDF का एक सिद्धांत है, नियम है हमारी क्लासों का कि जिस व्यक्ति ने बहुत व्यवस्थित तरीके से डेली जो क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे, उन क्वेश्चन आंसरों को जो सॉल्व करके डेली भेजेगा, उस व्यक्ति की ललक और अंदर की भावनाओं को देख करके उसको PDF भेजा जाता है। ऐसे PDF नहीं भेजे जाते हैं कि जो जिनकी कोई ललक नहीं है, सीखने की इच्छा नहीं है, उनको PDF नो अलाउ, उनको PDF नहीं भेजे जाते हैं। इसलिए आप लोगों की अंदर की जो भावनाएं देखी जाएंगी, आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत जल्दी से। उसका भी टाइमिंग दी जाती है कि आप 2 घंटे या 3 घंटे में सारे क्वेश्चन आंसर को आपको, क्वेश्चनों के आंसर आपको भेजना रहेगा। तो वो टाइमिंग देख लीजिएगा। साथ में ग्रुप में आपको हाजिरी, एक पोल आएगा अभी जस्ट क्लास के जस्ट बाद। उस पोल में आपको अपनी जो भी आप अवेलेबल थे या नहीं थे, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर देना रहेगा ताकि हम लोग को जानकारी रहे कि आप कितने दिन क्लास ज्वाइन कर पाए, कितने दिन नहीं कर पाए। जिनकी क्लास ज्वाइन का टाइम कम रहेगा उनको भी यहाँ पर PDF नहीं भेजी जाती है। तो अगला हमारा उद्गम, वास्तु का उद्गम कब हुआ। तो वास्तु अपने आप में ही अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। ये वास्तु अपने आप में प्राकृतिक है। कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की हो तो वैसे ही वास्तु की रचना किसी ने की हो। न सिर्फ बस इस प्रकृति का किसी ने रचना की है, न करने वाला कोई है और न कोई करेगा। जैसे ये अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है, वैसे ही वास्तु भी इसी प्रकार से है। वास्तु का अर्थ भी प्रकृति के अनुसार ही है, प्रकृति को लेकर ही वास्तु का निर्माण हुआ है। तो प्रकृति जब से है, जब से ये यूनिवर्स है, तभी से हमारा वास्तु है। वास्तु कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ है कि नदियों की तरह कहीं से झरना बहकर निकला हो या पहाड़ से किसी प्रकार से नदियाँ निकली हो या किसी सूरज चांद का उत्पन्न जैसे हुए हैं आकाश में तो वैसे हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। वस्तु की व्यवस्था अपने आप में जैसी बनी हुई है वो अनादिकाल से है, तो वास्तु भी अनादिकाल से है। इसकी उत्पत्ति किसी पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र, धरती या आकाश से नहीं हुई है, ये आपको अवश्य याद रखना चाहिए। ये किसी ने बनाया नहीं है। यदि आपको कहें कि उस व्यक्ति ने बनाया, ये पंडित ने या उन विद्वान ने या उन संत ने बनाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अनादिकाल से है
कदाचित हो सकता है कि उन्होंने कहीं से पढ़ कर के प्राकृतिक चीज़ों को लेकर के अपने तरफ से उस चीज़ को रख दिया हो, अपनी तरह से प्रस्तुत या प्रेजेंटेशन किया हो, वो एक अलग विषय हो सकता है। किंतु उत्पत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति इसकी नहीं है, कोई उत्पत्ति ये नहीं हुई है, प्राकृतिक रूप से अनादिकाल से है, था और रहेगा। तो इस प्रकार से हमने दो चीज़ों को समझा कि पहले वास्तु का अर्थ क्या होता है उसको समझा, और दूसरा अर्थ हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि उद्गम कब हुआ। ये छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट्स करते जाएं। अगले हम लोग तीसरे स्लॉट के माध्यम से, ये सारी अभी तो इंट्रोडक्शन एक तरह से चल रहा है वास्तु का, इनको जानना भी आवश्यक है, क्योंकि कभी भी आपसे पूछने लगे ये वास्तु तो सीख लिया पहले, पर वास्तु का अर्थ बताइए कि वास्तु का अर्थ क्या होता है। कई लोगों को वास्तु का अर्थ भी पता नहीं होता है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर अर्थ भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि वर्तमान में वास्तु के कुछ प्रमाण बताइए। तो वास्तु कुछ प्रमाण आज जैसे अनेक ग्रंथ आप पढ़ेंगे वास्तु के, तो उनमें सिंधु घाटी की सभ्यता जो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में से ही इसके प्रमाण मिलते हैं। जब भी अपन सिंधु घाटी आप जाएंगे तो वहाँ के जो भी चीज़ें बनी आपको मिलेंगी, वो सारी चीज़ें बिल्कुल वास्तु के अनुसार मिलेंगी कि आग्नेय दिशा में ये किचन होना चाहिए तो किचन मिलेगी, लेट बात यहाँ होना चाहिए वहाँ लेट बात मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से जो बहुत पुराने समय से चला आया है, ऐसी सिंधु घाटी की जो भी स्थान रहे हैं वहाँ पर वास्तु के प्रमाण मिले हैं, और वास्तु के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों का निर्माण किया गया है। दूसरे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो बस्तियों की बनावट देखेंगे आप, बसावट देखेंगे, जल की निकासी देखेंगे, घरों की दिशाओं देखेंगे, वहाँ के मुख देखेंगे घरों के, तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ से भी वास्तु के सिद्धांत मिलते हैं, क्योंकि वह सारी चीज़ें भी व्यवस्थित तरीके से वास्तु के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनाई गई हैं। फिर उसी के साथ साथ में आप कभी भी जैन दर्शन के अकॉर्डिंग यदि इसको जानना चाहेंगे तो जैन दर्शन के अकॉर्डिंग भी जैसे सुमेरु पर्वत बना हुआ है, तो वो सुमेरु पर्वत विदेश क्षेत्र के जो बीच में बना है, वहाँ से जो नदियाँ निकली हैं वो सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित वास्तु के अनुसार निकली हुई हैं। सुमेरु पर्वत है और हमारे सम्मेशिखर जी हैं, ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं। तो ऐसे करके पूर्व से ही प्रमाण कुछ मिलते जुलते हैं, इससे हम लोग वास्तु की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं, जानते हैं, या पूर्व से चले आ रहे हैं इस बात को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमारे बीच में हुए, पहले वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई, वास्तु का अर्थ क्या होता है, और तीसरा हमने वास्तु के कुछ प्रमाणों को यहाँ से जाना है, समझा, सीखा है। आप सुमेरु पर्वत या सम्मेशिखर कभी जाएंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप में पहले से ही बनी हुई हैं। लंका है, अयोध्या है, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित वास्तु के अकॉर्डिंग, वहाँ की वस्तुओं की बसावट, रहन सहन आदि देखेंगे तो वो सारी चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंग आपको देखने मिलेंगी। शास्त्रों में आप पढ़ेंगे तो आजकल की वास्तु, आजकल की जो अयोध्या बची है वो अपने अनुसार बनी हुई है, पर पूर्व में जो अयोध्या थी और जिसकी बसावट थी, वहाँ के रहन सहन थे, वहाँ के शौचालय वगैरह जो भी वस्तु थी, वहाँ की व्यवस्थाएँ थी, वो सारी की सारी वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाई गई थी, बनी हुई थी। ऐसा हम लोगों को आगम के माध्यम से प्रमाणित मिलते हैं। उन चीज़ों को हमने यहाँ पर समझा है ताकि हम प्रमाण दे सकें, रेफरेंस दे सकें सामने वाले को। तो आगे हम लोग इस चीज़ के तीसरे क्वेश्चन को हमने समझा। अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारे बीच में है, वास्तु किसने बनाया है। क्योंकि कोई जैसे ब्रह्मा आदि के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, विष्णु जी उसकी रक्षा करते हैं, शंकर जी उसको विध्वंस कर देते हैं। ये सारी जगत में जो लोक मान्यता है उन सारी चीज़ों को यहाँ पर खंडित करते हुए ये बताया जा रहा है कि वास्तु किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बनाया गया है। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति विशेष ने, ना आदिनाथ जी ने बनाया, ना पार्श्वनाथ जी ने बनाया, ना महावीर ने बनाया, और ना उनके पहले होने वाले अनंत तीर्थंकर जो मोक्ष चले गए हैं, किसी ने भी वास्तु का निर्माण नहीं किया। ये तो प्राकृतिक नेचुरली अपने आप में बना हुआ है। फिर भी वर्तमान में इसको प्रेजेंट करने वाले खूब सारे ऋषि, संत, महात्मा पुरुष हुए हैं जिन्होंने सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, राहु, केतु आदि की दिशा, जलवायु, पृथ्वी की शक्तियों का अध्ययन करके इसके सिद्धांतों को बनाया है। क्योंकि प्रेजेंट में कोई तो देना पड़ेगा, जैसे अपन लोग कहते हैं नमोकार मंत्र अनादि अनंत है, पर वर्तमान में किसने लाए हैं तो अपने आचार्य पुष्पदंत और भूतबद्ध जी के माध्यम से षटखंडागम ग्रंथ में इसको मंगलाचरण के रूप में
लिखा गया है। तब से हम लोग नमोकार मंत्र को आज जान पा रहे हैं। वैसे ही वर्तमान में इस पंचम काल में या इस युग में वास्तु को प्रचलन में लाने वाले बहुत सारे ऋषि संत महापुरुष हुए हैं। उन्होंने सूर्य, चंद्रा, ग्रह, राहु, केतु और जो दिशाएं होती हैं, जलवायु है, पृथ्वी है, इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से अध्ययन अपने चिंतन, मनन और अनुभव से इन सिद्धांतों को ग्रंथों में लिखा है, इसका आकलन किया गया है। इस प्रकार से ही वास्तु हमारे बीच में लाया गया। ये प्रकृति और अनुभव से जन्मा हुआ है। प्रकृति अपने आप में जैसी बनी उससे, और अनुभव जो पूर्व ऋषि संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने अनुभवों से स्वयं इसका एहसास करके, स्वयं उसका फील करके और इन सिद्धांतों का हमारे बीच में परोसा है। चौथा यहाँ पर बता रहे हैं कि इसीलिए अनुभव आधारित प्राकृतिक विज्ञान है वास्तु। तो अनादिकाल से जो प्रकृति है उसके अनुसार ही ये विज्ञान की रचना हुई है या इसको जाना गया है, सीखा गया है। ठीक है, अभी तो मतलब अपन लोग मात्र वास्तु के बारे में जान रहे हैं, वास्तु अभी प्रारंभ हुआ नहीं है कि वास्तु कैसे, कहाँ से, किस प्रकार से आया है, ये सारी चीज़ें। अगला हम लोग जानते हैं वास्तु के विषय में और आगे समझते हैं। तो आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तु कौन सीख सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि वास्तु कौन सीख सकता है। इसके लिए कोई जो भी प्रकृति को समझना चाहता है, प्रकृति कैसी है, किस प्रकार की है, इसके माध्यम से 5 एलिमेंट्स जो हैं उनसे हमें क्या तत्व मिलते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर में वायु, जल, अग्नि आदि जो 5 एलिमेंट्स वो काम करते हैं, प्रकृति में किस प्रकार से बदलाव, उतार चढ़ाव आते हैं, ये सारी चीज़ों को जो जानना चाहते हैं। क्योंकि सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि के माध्यम से भी प्रकृति में बदलाव आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कौन सी चीज़ कहाँ पर व्यवस्थित रखना चाहिए, ये सारी चीज़ों को जो समझना चाहता है, अपने घर, दुकान आदि के सकारात्मक जो बनाना चाहते हैं। कई लोग होते हैं जिन्होंने कहीं भी कुछ भी बना कर रख लिया है और फिर बहुत सारे रोगों से ग्रस्त रहते हैं। घर में असमंजस की स्थितियाँ, लड़ाई झगड़े, पारिवारिक विवाद बनते रहते हैं, कभी सामाजिक विवाद आते रहते हैं, कभी घर में ही मिस्टर मिसेज दोनों पति पत्नी में भी आपस में वाद विवाद बने रहते हैं, घर में भाई भाई में नहीं बनते हैं। तो लोगों को लगता है शायद आपस में ये लड़ाइयाँ ही चल रही हैं, पर यहाँ पर वास्तु भी कुछ कारण बन सकता है और वह कारण बनता ही है। क्योंकि हम नकारात्मक जब होते हैं और नकारात्मक स्थान पर ही बैठे हों तो और अपने आप में ही हमें उस चीज़ के प्रति और एक्साइटेड हम हो जाते हैं, जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको वॉमिटिंग हो रही हो, वॉमिटिंग की इच्छा हो रही हो और आपको किसी गंदे और स्थान पर बिठाल दिया जाए। आप कहीं मार्केट से जा रहे हैं और आपको कहीं मतलब वॉमिटिंग होने लगी है, बेचैनी होने लगी, वॉमिटिंग जैसी स्थिति बन रही है और किसी गटर के पास में आपको बिठा दें तो और वो वॉमिटिंग ज़्यादा जल्दी से और बहुत जल्दी से बहुत अधिक होने की चांसेस रहते हैं। वैसे ही हम लोगों को मान लीजिए पहले से प्रॉब्लम चल रही है या अंदर में कलेश, कसाय आदि का चल रहा है, उसी के साथ में वास्तु भी बिगड़ा हुआ उस स्थान पर हम लोग बैठ जाते हैं तो वह और विकृत रूप धारण कर लेता और प्रबलता से हमारे सामने कारण बन जाता है, लड़ाई झगड़ों में, असमंजस में, आपस की प्रेम वात्सल्य में। इसलिए वास्तु के माध्यम से सकारात्मकता जो अपने घर, परिवार, ऑफिस, दुकान इत्यादि में लाना चाहते हैं उनको वास्तु सीखना बहुत अनिवार्य होता है। तीसरा है कि वास्तु व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, जो व्यवसाय अपना व्यवस्थित रूप से बहुत लंबा चौड़ा व्यवसाय फैलाना चाहते हैं, अपना सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, व्यवसाय में अपना नाम कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वास्तु सीखना बहुत आवश्यक है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ रखेंगे, हम कहाँ बैठेंगे। जैसे कई लोग दुकान में बैठते हैं तो बैठने वाला डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, भारी वस्तु कौन से स्थान पर रखना चाहिए, कहाँ में हल्का रखना चाहिए, ग्राहक को कहाँ बिठालना चाहिए और किस डायरेक्शन में वो हमारे सामने हो या हमारे जस्ट बाजू हो, कहाँ पर होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को देख कर के हमारे ग्राहक अपने आप अट्रैक्टेड हों, हमारे कस्टमर अपने आप अपने आकर्षित हों, ऐसी चीज़ों को जो करना चाहते हैं उन लोगों को वास्तु सीखना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ में कह रहे हैं कि दूसरों को रोग, दुख, दर्द, उनको पीड़ित देख उनके लिए घर में होने वाले वास्तु दोषों से मुक्त कराने का उपाय बताने एवं सदस्यों को वास्तु विज्ञान जरूरी है।
मतलब जो दूसरों के रोग दर्द आदि से पीड़ित हो जाते हैं, उनकी रोगों को शमन करना चाहते हैं, तो उनको भी वास्तु सीख लेना चाहिए। क्योंकि आपकी टैबलेट से या आपकी दवाइयों से, आपके सहयोग से ही सामने वाले को रिलीफ मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि आप उसके घर में कोई वास्तु दोष चल रहा है और आप उसका सहयोग करते जा रहे हैं, तो वो सहयोग भी हो सकता है कि उस सहयोग में सहयोग ना हो पाए, उसका धनराशि भी उसके घर में आई और वो व्यय हो जाए, क्योंकि उसका वास्तु दोष हो रहा है। तो वास्तु यदि आप उसका ठीक करवा देंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ सहयोग की भी आवश्यकता ना पड़े, अनायास ही उसकी सारी व्यवस्थाएं, उसके कर्म और उसके प्राकृतिक रूप से जो कर्म रुका हुआ था, या उसकी जो मानसिकता अस्थिर थी या पॉजिटिव सोच बन रही थी जिसके कारण से, तो वो वास्तु व्यवस्थित हो जाएगा, तो उसकी सोच व्यवस्थित हो जाएगी, जिसके कारण से वो अपने आप में फिजिकली, इंटरली, मेंटली सब प्रकार से मजबूत होकर के अपने कार्य को, स्वयं व्यवसाय को आगे बढ़ा करके अपने जीवन, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने समृद्धि में वृद्धि कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को जो करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं, उनके लिए भी वास्तु बहुत अनिवार्य रूप से सीख लेना चाहिए। तो ये वास्तु क्यों सीखना, कौन को सीखना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि वास्तु किसको नहीं सीखना चाहिए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कई लोग सीख लेते हैं वास्तु, फिर उसका कई प्रकार से दुरुपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें अच्छे से कि वास्तु किसको नहीं सीखना चाहिए। जो व्यक्ति इसे केवल अंधविश्वास की दृष्टि से देखता है और तर्क एवं अनुभव पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि तर्कों से सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी आपको कि यहाँ पर अग्नि है, तो आपको अग्नि दिशा में अपना जनरेटर है, अपनी किचन है, अपना जो भी अग्नि संबंधित कार्य हैं वो आप इस क्षेत्र में करें, इस स्थान पर करें। ये सारी तर्क चीज़ों से बताई जाएंगी आपको। पर जिनको तर्क और अनुभव पे विश्वास ही नहीं है, जो अंधविश्वास समझते हैं सारी चीज़ों का, कुछ भी नहीं है वास्तु, कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को वास्तु नहीं सीखना चाहिए। क्योंकि वो सीख भी लेंगे तो वो कुछ भी उपयोगी आने वाला नहीं है। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी ने कह दिया सीख लो सीख लो सीख लो, और बैठ गए हैं मन मार करके, विश्वास तो है नहीं है। तो ऐसे लोगों के कारण से ये ज्ञान और विकृत होता है, और इस ज्ञान की अप्रभावना होती है। कहना चाहिए कि अपने आप में ही व्यक्ति उस चीज़ की कीमत नहीं, वैल्यू नहीं समझता है, तो वो ज्ञान भी उसको उपयोगी ना आकर दुरुपयोग में उसका और काम आ जाता है, उसके जीवन में हानिकारक हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को नहीं सीखना चाहिए जो अंधविश्वास मानते हैं, तर्क और अनुभव पर को विश्वास नहीं होता। दूसरा यहाँ पर आवाज सबको बता रही है, आवाज आ रही है? अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही है दीदी? जी भैया जी आ रही है। 1 मिनट रुकना थोड़ा सा। आप वीडियो ऑफ रखिए तो आपकी आवाज अच्छी से आए। चलिए, तो दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल भय के आधार पर इसका उपयोग करना चाहता है, जैसे दूसरों को भय डर दिखा करके धन कमाना, तो जो व्यक्ति कई प्रकार से लोगों को भयभीत भी कर देते हैं, डरा देते हैं, कह रहे आपके घर में ऐसा हो गया है तो अब ये तोड़ना ही पड़ेगा, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा भय दिखाना, डर दिखाना, को और भयंकर तरीके से भयभीत कर देना, मात्र अपने धन आदि कमाने के उद्देश्य से। तो ऐसे लोगों को भी कभी वास्तु सीखने का अधिकार नहीं है, कि जो मात्र धनार्जन करने के लिए दूसरों को भयभीत कर दें, डरा दें। छोटा सा कोई भी कार्य है और उसका बहुत बड़ा चढ़ा करके बता दिया कि ऐसा करने से आपके घर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए आप इसको ठीक करा लीजिए, नहीं तो आपके घर में ये बीमार पड़ेंगे, वो बीमार पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों को भी ये वास्तु सीखने का अधिकार नहीं है, जो दूसरों को ठगते हैं, धन
कमाने के लिए दूसरों को छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा चढ़ा करके बता करके उनको भयभीत कर देते हैं और भयभीत करके उनसे बहुत सारा धन ऐंठ लेते हैं। ऐसे लोगों को भी ये वास्तु सीखने का अधिकार नहीं है। अगले क्रम में जो व्यक्ति अनैतिक उद्देश्यों से इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं उसे वास्तु सीखने का सिखाने का अधिकार नहीं है। जो अनैतिक रूप से वास्तु का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि वास्तु में कई प्रकार की चीज़ें अभी आने वाली हैं, तो हम लोग उस चीज़ का दुरुपयोग करके व्यक्ति को और भ्रमित कर दें मतलब सामने वाला अच्छा खासा था, व्यवस्थित चला था और अपन उसको विपरीत दिशा में वस्तु बता दी कि यहाँ से यहाँ रख लीजिए और अच्छा हो जाएगा, तो व्यक्ति के जीवन में और दुर्घटनाएं घटती चली जाए, व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाए, व्यक्ति के जीवन में और दुख दर्द और अस्वस्थता उत्पन्न हो जाए। ऐसे कई लोगों को विचारों को पीड़ित परेशान करने के ऐसे अनैतिक उद्देश्यों से जिनका लक्ष्य है, ऐसे दुरुपयोग करने वाले लोगों को भी वास्तु सीखने का अधिकार नहीं है। ये सारी चीज़ों को आप लोगों को भी अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि हम लोगों को अनैतिक कार्यों के माध्यम से वास्तु का दुरुपयोग नहीं करना है, इसका सदुपयोग ही करना है। जब भी कभी किसी के साथ में बताना है तो सामने वाले को जितनी आवश्यकता है उतना ही बताना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा कराते हैं, बहुत ज़्यादा व्यक्ति को एक्साइटेड या बहुत घबराहट पैदा हो जाए कि भैया अब तो ये तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं चोट तोड़ेंगे तो आपके घर में ये परेशानी बनी रहेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, वास्तु में बिना तोड़े भी बहुत सारे ऐसे निवारण हैं जो अभी अपन आगे चल के एडवांस लेवल में जब और आएंगे तो वहाँ भी समझेंगे, अभी और भी समझेंगे फिलहाल में। तो बहुत सारे ऐसे निवारण वास्तु के रहते जो बिना तोड़े बिना फोड़े भी उसके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख को प्राप्त कर सकते हैं वास्तु के माध्यम से। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों के आप याद रखेंगे कि हमें दुरुपयोग नहीं करना है। और जिनको अंधविश्वास है आपको ये भी याद रखना है, कभी मान लीजिए आप आगे क्लास लेना प्रारंभ करेंगे, जितने भी लोग सीख रहे हैं उनको यहाँ पर आगे चल के क्लास लेने भी मिलेगा। जब आप एडवांस सीख लेंगे तो हम लोग आपको प्लेटफॉर्म भी देंगे जिसमें आप खुद सिखाएंगे। पर सिखाने के लिए भी आपको ये याद रखना है कि कभी ऐसे लोगों को मत सिखाइए जिस पर अंधविश्वास करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कहते फालतू की चीज़ें हैं, इनमें होता क्या है, तो सब फालतू है, कर्म से सब होता है, कर्म से सब होता है, कर्म से सब होता है। ये निश्चित है कि कर्म से ही सब होता है, किंतु वास्तु भी कर्म में निमित्त बनता है और निमित्त के आधार पर ही कर्म का उदय और उदीर्णा होती है, ये ध्यान रखिए। एक एग्जाम्पल मान के चलिए कि जैसे आप अभी डरे नहीं हैं, आपके अंदर अभी भय प्रकृति का उदय तो चल रहा है, पर आप अभी उदीर्ण नहीं हुए। उदीर्ण मतलब आप बहुत डर नहीं रहे, फिर भी निश्चिंत बैठे हैं। पर अभी एक सांप आपके सामने निकल आए तो अभी आप बहुत तेजी से डर जाएंगे, भय प्रकृति की उदीर्णा हो जाएगी। तो निमित्त पाकर के व्यक्ति की कर्मों की उदीर्णा हो जाती है। वैसे ही वास्तु यदि व्यवस्थित नहीं होता है तो हमारे कर्म उदीर्ण मतलब बहुत तेजी से उदय में आते जाते हैं। तो कर्म भी वास्तु के आधार पर काम करते हैं, समझिए कि मात्र कर्म से सब होता है। वास्तु भी कर्म के उदय में निमित्त बनता है और निमित्त के आधार पर हमारे कर्म उदय उदीर्णा को प्राप्त होते चले जाते हैं। इसलिए जब हम निमित्तों को व्यवस्थित कर देंगे तो हमारे कर्म भी हमारे व्यवस्थित होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो ये 4 पॉइंट अपन लोग ने यहाँ सीख लिए हैं। वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई, वास्तु का उद्गम क्या है, वास्तु का अर्थ क्या है, वास्तु किसे सीखना चाहिए किसे नहीं सीखना चाहिए, फिर वास्तु का उद्देश्य क्या रखना चाहिए। तो वास्तु का उद्देश्य सुख शांति, घर में शांति और मानसिक संतुलन बना रहे, इस उद्देश्य हम लोग वास्तु को सीखते हैं। घर की सारी शांति रहनी रहे और मानसिक संतुलन हमारा बना रहे। दूसरा है स्वास्थ्य, हमारा प्राकृतिक ऊर्जा का जो संतुलन है। जब हम प्रकृति से ऊर्जा को विशेष रूप से ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में अपने आप ही स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। यदि मान लीजिए अपन एसी और कूलर में बैठे हैं सुबह से शाम तक, तो निश्चित तौर से हमें ऑक्सीजन लेवल कम होगा हमारा। ऑक्सीजन लेवल हमारा जब कम हो जाएगा तो एज की इफेक्टेड, जब हमारी एज जैसे जैसे कम होती है, मतलब कम यानी कि बढ़ती चली जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सांस की प्रॉब्लम अनायास ही बढ़ेगी।
श्वास की प्रॉब्लम हमें होने लगेगी, हम जल्दी थकने लगेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे कमजोरी महसूस होने लगेगी। ये सारी क्यों होने लगी है? क्योंकि हम लोगों ने ऑक्सीजन ग्रहण नहीं किया। हम लोग 24 घंटे एसी और पंखों के बीच, कूलर के बीच में रहे हैं, जिसके कारण से प्राकृतिक जो हमें ऑक्सीजन मिलना चाहिए था प्रकृति से, वो प्रकृति से हमें ऑक्सीजन नहीं मिला। तो हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट काम करना अपने आप में स्लो हो जाता है और उम्र के अनुसार और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। फिर हमें श्वास लेने और छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है और फिर हमें श्वास के रोग हैं, दमा जैसी प्रॉब्लम है, वो सहजता से ही उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वास्तु कहता है कि हमारे रहने के कमरे, हमारे बैठक रूम पूर्व और उत्तर या ईशान दिशा में होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर पूर्व से, ईशान से अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। ऊर्जा मतलब हवा आदि के स्थान बने रहते हैं, घर में खिड़कियाँ आदि रहती हैं, तो उनसे हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मिलता है। उन ऑक्सीजन से हम स्वास्थ्य को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है कि वास्तु का उद्देश्य स्वास्थ्य। फिर समृद्धि, धन और अवसरों का प्रवाह है। जब हमारा घर अपने आप व्यवस्थित रहता है, लोगों को देखने का, जैसे आपने ऑफिस बनाया या अपने व्यवसाय का जो भी आपके घर में स्थान है, दुकान है, दुकान बनाई आपने, दुकान यदि बिल्कुल व्यवस्थित तरीके पर, जहाँ जो चीज़ होना चाहिए, जहाँ पर भारी होना चाहिए वहाँ भारी रखिए, जहाँ हल्कापन होना चाहिए वहाँ हल्का रखिए, जहाँ बैठक होना चाहिए वहाँ बैठक रखिए, जहाँ अपने जो गहरे जो अपने जो पैसे रखने वाली जो रहती तिजोरी वगैरह, वो जहाँ पर होना चाहिए वहाँ रखेंगे। ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं तो एक अट्रैक्शन बनता है, ग्राहक अपने आप खिंचता है, और खिंचता है तो धन वृद्धि अनायास हो जाती है, अवसर हमारे पास खिंच अपने आप आने चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी वास्तु के माध्यम से होती हैं। सद्भाव, परिवार और समाज में मेलजोल व्यवस्थित बना रहे, इसलिए भी वास्तु एक बहुत बड़ा कार्य करता है। जब भी कभी हम मंदिर बनवाते हैं, धर्मशालाओं का निर्माण कराते हैं, तो इन सारी चीज़ों से परिवारों में और समाज में मेलजोल बनता है। और यदि हमने मंदिर के अकॉर्डिंग घर परिवार नहीं है, या घर परिवारों के अकॉर्डिंग मंदिर व्यवस्थित नहीं बनाया है, पीछे घर बना है, मंदिर आगे बना है, तो घर के लोग अनायास ही बीमार, परेशान, और वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की हानियाँ, क्षतियाँ परिवार में, बुजुर्गों का अनायास मरण होना, अनायास ही बिना उम्र के ही व्यक्ति का मरण हो जाना, ये सारी चीज़ें मंदिर के पीछे जो घर होते हैं उनको अनायास इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं। तो कभी भी मंदिरों के पीछे घर नहीं रहना चाहिए, आगे रखिए, दाएं बाएं रहिए, पर पीछे रहने से अनायास ऐसा होता है। तो ये वास्तु भी एक अपने आप में सद्भाव का कारण बनता है। उसके बाद फिर आध्यात्मिक विकास, साधना और ध्यान के लिए भी अनुकूलता और सकारात्मकता का कारण बनता है वास्तु। क्या भी आप मंदिरों में देखते पूर्व दिशा में भगवान का मुख होता है, तो वैसे ही अपने आध्यात्मिक विकास करना तो हमेशा पूर्व दिशा में अपना ध्यान करिए। उत्तर दिशा में धन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो जब भी कभी हम धन अर्जन करना चाहते हैं तो उत्तर दिशा में मुख करके बैठे, साधना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, पूर्व दिशा में बैठे। ये सारी चीज़ें आगे चल करके आने वाली हैं। तो ये हमारे 5 उद्देश्य यहाँ पर अपन ने समझ लिए कि ये उद्देश्य हमारे वास्तु को सीखने के पीछे होना चाहिए। ठीक है, तो ये ने आज के विषय में 5 क्वेश्चनों को सीखा है। इनमें से यदि जो भी आपको समझ में ना आया आप एक बार पूछ भी सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। पर आगे का कोई भी विषय अभी आपको यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। जो विषय अपना चल रहा है उसी के विषय में आपको कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि आप पूछने लगे घर कौन सी दिशा में बनाना चाहिए, दुकान कौन सी दिशा में, ये विषय अभी आगे आएंगे, उनमें सारे खुलासे आपके हो जाएंगे। आज के विषय चले हैं उनमें से आपको जो डाउट हो पूछ सकते हैं। भैया जी पूछ। एक तो नेट नहीं आया था, जो मेरी क्लास तो वैसी आधी कुछ समझ में ही नहीं आया बिल्कुल ही, है ना। इसका वीडियो आप डालोगे क्या? तो मैं फिर क्या है नोट भी कर लूंगी और समझ भी लूंगी मैं। हाँ
ठीक है, आज का बाद वीडियो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर नेट फिर भी आगे हाँ से आप थोड़ा सा ऐसे स्थान पर बैठें जहाँ पर आपको नेट पर्याप्त मिलता जाए, क्योंकि डेली हाँ, डेली नहीं नहीं, मैं बैठी बैठी तो मैं बिल्कुल ऐसी जगह हूँ, मगर पता नहीं क्यों नेट ही नहीं आ रहा। इन दिनों नेट भी बहुत धीमे आ रहा है, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं रोज ही है। प्रॉब्लम रहती है नेट की। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि फिर आगे अपन लोग और बहुत सारी चीज़ें जो सीखेंगे वो लाइव से सीखेंगे। आपसे खुद पूछा भी जाएगा, हाँ आपको कुछ सामने बना करके दिखाना पड़ेगा नक्शे वगैरह, तो वो आप यदि नहीं कर पाएंगे तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए, हाँ, वही नेट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भैया जी, ये वस्तु के कुछ परिणाम जो आपने बताए थे, सिंधु घाटी, हड़प्पा हड़प्पा सिटी, मोहनजोदड़ो और जैन पद्धति के अनुसार में, मतलब वो समझ में नहीं आया मुझे। जैनों में मान लीजिए लंका है, अयोध्या है, अपना शम्य शिखर जी है, ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं वो अपने आप में ही वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है। शाश्वत अयोध्या और अच्छा। शम्य शिखर तो शाश्वत स्थान माने ही जाते हैं, तो ये अपने आप में ही प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से ही वास्तु के अकॉर्डिंग ही निर्मित है। पुरानी जो चीज़ें हैं वो सारी, चाहे वो महापुरुषों पहले जो पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो चीज़ें बनाई थी वो सब वास्तु के अकॉर्डिंग होती थी, जिसके कारण से कोई भी इस प्रकार के नुकसान होना या घर में लड़ाई झगड़े के कारण बनना, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, है ना। चलिए, जितने आज पारिवारिक झंझट होते हैं, जितने पारिवारिक आपस में सामंजस्य नहीं बैठते, पहले लोग कम कमाते थे, घर में सदस्य बहुत होते थे, एक व्यक्ति कमाता था 10 खाते थे। आज 10 कमा रहे हैं फिर भी चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने कुछ वास्तु में ही प्रॉब्लम बनती है, ठीक है ना। ये चलिए, वाली स्लाइड पहले से थोड़ी आधी है शायद, ये पूरी स्लाइड नहीं आई है। एक मिनट, कौन सी वाली? यस। हाँ, ये आप देख हाँ, लीजिए। यही वाली। हाँ, ये सब आपको PDF भी भेजी जाएंगी, तो आप देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चलिए, पढ़ नहीं पाई थी। कोई बात नहीं, आगे से देख लें। तो ये कुछ चीज़ों को अपन लोगों ने आज समझे, जितनी चीज़ें हैं इनको आप सबको व्यवस्थित करके रखें, और कल से फिर हम लोग इनको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हमारी दीदी कल थोड़ा सा फ्लाइट में रहेंगी शायद, कल तो, हाँ, तो कल भैया जी कल नहीं, हाँ, आज मैं जा रही हूँ 3 बजे, फ्लाइट 3 बजे निकलूंगी और कल दोपहर पहुंचूंगी 2 बजे के आसपास, तो कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, सभी से उत्तम क्षमा। आज के प्रश्न दूंगी तो थोड़ा लेट हो जाएंगे पहुंचने में, लेकिन सबके पास पहुंच जाएंगे। तो कल अपन लोग फिर से इस चीज़ को एक बार और रिपीट करेंगे, समझेंगे, और फिर आगे को थोड़ा सा बढ़ेंगे। आज के लिए अपन इतना पर्याप्त रखते हैं, है? क्योंकि वास्तु को धीरे धीरे सीख पाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। एकदम से जल्दबाजी करेंगे तो शायद हो सकता है कि दिक्कत पड़े। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट्स बनाएं, और आज कुछ क्वेश्चन भेजे जाएंगे दीदी के माध्यम से, वो आप अच्छे से नोट्स करके बना करके और दीदी के ही नंबर पे शेयर करें। जितना आप टाइम यहाँ से टीम के माध्यम से मिलेगा उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, आज के लिए इतना पर्याप्त है, और समय पे 3 बजे का समय रहेगा, बिल्कुल टाइम टू टाइम आप जुड़े, और टाइम टू टाइम यहाँ पर क्लास को क्लोज कर दिया जाएगा। इसलिए टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोगों की आगे की भी क्लास रहती है, 4 बजे से फिर एक और क्लास हमारी इधर चलने वाली है, तो इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे तभी आप आगे कर पाएंगे। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। कल हम लोग बैठ करके समझेंगे इन चीज़ों को, तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र।